अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम का लास्ट मोमेंट रिवीजन। लास्ट मोमेंट रिवीजन की वीडियो मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले भी आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओ, और अगर आपके पास टाइम है तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम इसका को रिवाइज कर पाओ। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये प्रोटेक्शन क्यों आवश्यकता पड़ती है, नीड क्या होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का। तो आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो एक क्रिटिकल रिसोर्सेज होता है। आपका इन्फॉर्मेशन क्या होता है, अगर आप इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे आपको मिल गया, ठीक है, राइट टाइम पर राइट पर्सन को इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ही राइट डिसीजन हो पाता है, और अगर राइट डिसीजन हुआ तभी आपका बिजनेस में सक्सेस मिल पाएगा। अब क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल रिसोर्सेज होता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन को राइट टाइम पर राइट पर्सन को पहुंचाने से लेकर क्रिएट करने से लेकर प्रोसेसिंग करने तक और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने तक का जो काम सिस्टम करता है उसको इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोला जाता है। और उसको प्रोटेक्ट करना तो जरूरत पड़ेगा ही, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपका एक क्रिटिकल रिसोर्सेज होता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब इस पर प्रॉपर सिक्योरिटी लगाना और प्रॉपर कंट्रोल लगाना। आखिर गैप क्यों रह जाता है, प्रोटेक्शन जितना चाहिए उतना आप नहीं लगा पाते, इसका आखिर कारण क्या होता है, गैप क्यों रह जाता है? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का ज्यादा से बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हो। सिस्टम आपका आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, सब कुछ आप चाहते हो कि आपके स्पॉट पे ही मिल जाए, यानी कि कम टाइम में ही इमीडिएटली आपको स्पॉट पे ही मिल जाए, यानी कि एलिमिनेट कर देते हो डिस्टेंस, टाइम और स्पेस को। और बार बार टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, मैनेजमेंट जो होता है वो अपना कंट्रोल वगैरह सब खोने लगती है, और अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक का चांस ज्यादा रहता है, यानी कि इंटरनेट के थ्रू कोई भी अटैक कर सकता है। और कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जैसे कि लॉ रेगुलेशन में चेंज होना वगैरह वगैरह, ये सब कारण होते हैं ताकि गैप रह जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कहानी के माध्यम से। आपको मैं याद दिला दूं कि चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट देखा था, और रिस्क असेसमेंट में भी हम लोगों ने कॉज देखा था, गैप जो रह जाता है, ठीक है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन नीडेड एंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड में जो गैप रह जाता है उसका कॉज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था। जहां पर हम लोग एक स्टोरी देखेंगे, उस स्टोरी में हीरोइन को राक्षस उड़ा के ले जाता है। आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि राक्षस क्यों उड़ा के ले जाता है, तो उसको आप अजीबोगरीब तरीके से पूछोगे, वाई को आप ऐसे लिखोगे, उड़ाई को आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो क्या होता है कि हीरोइन, ये जो हीरोइन है इसकी रक्षा केवल हीरो कर सकता है, लेकिन हीरोइन का फादर इसकी रक्षा करने के लिए चला जाता है, इसीलिए वो सक्सेस नहीं कर पाता है और हीरोइन को उड़ा के राक्षस ले जाता है। यानी कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन नीड क्या है कि हीरो रक्षा करे, लेकिन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाई क्या हो गया, हीरोइन के फादर ने रक्षा करी, ठीक है, इसलिए हीरोइन को उड़ा के ले गया। अब आपके दिमाग में सवाल उठता है कि राक्षस क्यों उड़ा के ले जाता है, तो आप डब्ल्यू से बोलोगे वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आई से बोलोगे इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम, ई से बोलोगे इलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पेस, अनइवननेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, डिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, उसके बाद अट्रैक्टिवनेस ऑफ अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक और एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि लॉ एंड रेगुलेशन में चेंजेस, या फिर टेक्नोलॉजी ही डेवलप कर गया, या जो टेक्नोलॉजी आपको जरूरत नहीं थी वो लगा डाली और उसको ऑपरेट करना जानते ही नहीं हो। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। ये टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा जो होता है वो यूज करते जा रहे हो, वाइड स्प्रेड यूज करते जा रहे हो, सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है, आप डिस्टेंस, टाइम और स्पेस एलिमिनेट करने की ज्यादा कोशिश करते हो, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी ना बदल जाए, मतलब अनइवननेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, न जाने टेक्नोलॉजी कब बदल जाए। उसके बाद डिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने का जो चांस होता है वो ज्यादा होता है। अट्रैक्टिवनेस ऑफ अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक, मतलब इंटरनेट से अटैक करने के लिए दिमाग चाहिए, एक्चुअल में फिजिकल अटैक करने के लिए दम चाहिए, ठीक है, इंटरनेट से तो दिमाग चाहिए केवल, ठीक है। और इसलिए पत्ते दुबले आदमी भी इंटरनेट चलाते रहते हैं और अटैक करते रहते हैं। इससे क्या हो गया, आपका एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, लॉ एंड रेगुलेशन में परिवर्तन। उसके अलावा भी एक चीज हम लोगों ने देखी थी चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर में हम लोगों ने देखा था कि न्यू रिस्क एरिया कौन कौन से होते हैं। तो न्यू रिस्क एरिया में हम लोगों ने देखा था EMI, ई का मतलब हम लोगों ने देखा था एक्सटर्नल डेंजर, जैसे कि वायरस अटैक, क्रैकर, हैकर, इन सब का अटैक, ठीक है, क्रैकर का अटैक। उसके बाद एम से हम लोगों ने क्या देखा था, एम से देखा था मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, आपके इंटरनल एम्प्लॉय लोग ही मिसयूज अब्यूज करते हैं। आई से क्या देखा था, इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट एंड रोबस्टनेस। तो वो न्यू रिस्क एरिया हम लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 1 में, ये बातें हम लोगों ने देख ली थी पहले से ही। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दोबारा रिवाइज किए हैं। अब लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में। इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव होता है CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी बनाए रखना। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से, सी का मतलब होता है डी, जैसा कि मैंने बोला था, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से प्रोटेक्ट करना। आई का मतलब होता है MIM, ठीक है, तो एम का मतलब होता है अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन से प्रोटेक्ट करना, और ए का मतलब होता है अनऑथराइज्ड विथहोल्डिंग से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, अनऑथराइज्ड विथहोल्डिंग से प्रोटेक्ट करना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को बनाए रखना, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी की ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज सेंसिटिव इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन सेंसिटिव होता है,
जैसा कि आपको पता है कि सोफा जो होता है वो काफी सेंसिटिव होता है, जरा से भी उसमें नाखून लगा दो, ब्लेड लगा दो, वो फट जाता है। तो ये आपका सोफा का ए यहाँ पर इग्नोर करो। यहाँ पर 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं सेंसिटिव माने जाते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लान, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसका प्लान, उसके बाद बिजनेस ऑपरेशन और फाइनेंस के बारे में जो जानकारियां हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है, स्ट्रैटेजिक जानकारियां, बिजनेस ऑपरेशन की जानकारियां और फाइनेंशियल जानकारियां, ये 3 प्रकार के इंफॉर्मेशन जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंसिटिव माने जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है या फिर आपको गाइडलाइंस होता है। ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट या गाइडलाइंस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो ताकि उनका वो पालन कर पाए, जिससे आपका जो भी इंफॉर्मेशन एसेट्स पर जो आपकी सिक्योरिटी है वो बनी रहे। इंफॉर्मेशन एसेट्स के जो यूजर हैं उन लोगों के लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है, ये गाइडलाइंस बनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक सेट ऑफ रूल होता है। ये क्या करता है? एक सेट ऑफ रूल आपको देता है। मतलब कि फॉर्मल स्टेटमेंट या गाइडलाइंस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसके एसेट्स की जो सिक्योरिटी है वो आपस में बनी रहे। इसमें सेट ऑफ रूल लिखे रहते हैं, जो लोग यूजर लोग होंगे, जो लोग कौन कौन सा एक्सेस करेंगे। ये सेट ऑफ रूल का इंटेंशन क्या होता है? पहला सवाल हमारा कि इंटेंशन ऑफ रूल प्रोवाइडेड बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम पॉलिसी, आखिर जो आपको रूल बताया गया है उसका इंटेंशन क्या होता है? तो आपका इंटेंशन कुछ नहीं है, सिर्फ आपका इंटेंशन है कि आप ये वीडियो देखते देखते प्लाऊ खाओ। ठीक है, तो PLW ये मेन इंटेंशन होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का। मेन इंटेंशन PLW। P का मतलब क्या हो गया? प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करना इंफॉर्मेशन को। पहला इंटेंशन होता है प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करना इंफॉर्मेशन सिस्टम को। L का मतलब क्या हो गया? लिमिट करना या एलिमिनेट करना जो पोटेंशियल लीगल लायबिलिटीज होती है, पॉलिसी ब्रेक करने के कारण जो लीगल लायबिलिटीज आएगी उसको लिमिट करना या फिर एलिमिनेट करना। W का मतलब क्या हो गया? कि रिसोर्सेज का वेस्ट या फिर इनएप्रोप्रिएट यूज से प्रोटेक्ट करना। तो P का मतलब हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या कि आपका प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करना इंफॉर्मेशन सिस्टम को और इंफॉर्मेशन को। L का मतलब क्या हो गया? लिमिट और एलिमिनेट करना जो आपका पोटेंशियल लीगल लायबिलिटीज है उसको। और W का मतलब क्या हो गया? जो भी आपका वेस्ट या फिर इनएप्रोप्रिएट यूज होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट्स का उसको रिड्यूस करना, वेस्ट को एलिमिनेट करना या रिड्यूस करना। ठीक है, तो P का मतलब हम लोगों ने क्या देखा? इंटेंशन ऑफ रूल क्या है? प्लाऊ खाना। हम लोग बात करते हैं टूल्स टू इंप्लीमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की क्या क्या टूल्स होते हैं। तो 3 टूल्स होते हैं, SGP स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड प्रैक्टिस। 3 प्रकार के टूल होते हैं पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मैथोलॉजी जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म मैनर में अप्लाई किया जाएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में मैथोलॉजी जो यूनिफॉर्म मैनर में पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करना है उसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। गाइडलाइंस क्या होता है? गाइडलाइंस होता है यूजर और सिस्टम पर्सनल को सिक्योरिटी मेजर इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्शन। ठीक है, सिक्योरिटी मेजर को इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्शन। और प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर हैंडबुक के फॉर्म में डिटेल स्टेप बताता है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए डिटेल स्टेप प्रोसीजर बताता है। ठीक है, अब लोग बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी जो होती है उसके रिलेटेड क्या क्या इशू एड्रेस करने पड़ेंगे, मतलब कौन कौन से इशू ऐसे हैं जो इस पॉलिसी में निश्चित तौर पे आपको डालना है। ठीक है, तो मान लो आपकी शादी होने वाली है और आपको डेली ब्रश करने की आदत नहीं है, तो आप क्या करते हो? वो इशू आपको जिससे आपकी शादी होने वाली है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। उसको ये इशू कि आप डेली ब्रश नहीं करते हो, तो अगर वो आपसे पूछेगी या पूछेगा कि आप डेली ब्रश क्यों नहीं करते हो, तो आप बोलोगे शेर कभी मुंह नहीं धोता। ठीक है, तो उसके दांत थोड़ी नहीं खराब होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? डेली। पहला हम लोगों ने देखा डेली, उसके बाद वाई, डेली वाई, ब्रश को हम लोग लिखेंगे ऐसे BRS। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो गई इशू टू एड्रेस। डेली का मतलब क्या हो गया? डिफाइन करना है सिक्योरिटी को, क्यों और किसके लिए है ये जानने के लिए आपको सिक्योरिटी पॉलिसी को डिफाइन करना है। हर एक टर्म को डिफाइन करना है सिक्योरिटी पॉलिसी के रिस्पेक्ट में। पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगी, हर लॉ में आपका डिफिनेशन तो दिया ही रहता है, वैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो टर्म आप यूज करने जा रहे हो, जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव, उन सबको डिफाइन तो करना जरूरी है। ठीक है, तो डिफाइन करना है आपको सिक्योरिटी को, एक्चुअली में सिक्योरिटी क्या है और क्यों है, किसके लिए है, ये डिफाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर वाई सिक्योरिटी यानी कि गोल एंड ऑब्जेक्टिव को डिटेल में आपको वापस से डिफाइन करना है। यहाँ पर तो आपने सिर्फ डिफाइन किया था हल्का सा। ठीक है, अब आप यहां पर गोल एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करोगे। बी का मतलब क्या हो गया? ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दोगे। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सिक्योरिटी की पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और स्टैंडर्ड का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद आर का मतलब क्या हो गया? सिक्योरिटी की रिस्पांसिबिलिटी किसको है उसको इंडिकेट करना कि कौन कौन ओनर होगा सिक्योरिटी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो ये सारे इशू आपको पॉलिसी के साथ एड्रेस करने हैं। डिफाइन करना है सिक्योरिटी को। ठीक है, उसके गोल एंड ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी का बताना है। वाई सिक्योरिटी, उसका गोल एंड ऑब्जेक्टिव बताना है। उसके बाद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना है आपको पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और स्टैंडर्ड का। उसके बाद आर का मतलब हम लोग
बाद देखा कि सिक्योरिटी की रिस्पांसिबिलिटी किसकी एक्चुअली वो बताना है। उसके बाद एस का मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का रेफरेंस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेंबर ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। अब ये सिक्योरिटी पॉलिसी का जो इतना इंप्लीमेंट करेगा वो लोग मेंटल लोग होगा, तो एमटीएल मेंटल लोग जो होगा, एमटीएल 3 प्रकार के मेंबर होते हैं। एम से हो गया आपका मैनेजमेंट मेंबर, सिक्योरिटी पॉलिसी के मेंबर पहले में होते हैं मैनेजमेंट मेंबर। उसके बाद टेक्निकल ग्रुप, और एल से जो लीगल ग्रुप होता है वो जो कि लीगल प्रॉब्लम्स को, लीगल इश्यूज को देखेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट मेंबर, टेक्निकल ग्रुप और लीगल ग्रुप 3 प्रकार के मेंटल मेंबर लोग होते हैं इसके। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये सारी चीजों के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड देयर हायरार्की के बारे में। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी और उसके हायरार्की के बारे में देखते हैं। हायरार्की जो है उसको आप 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। हायरार्की को आप 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हो। ये जो पॉलिसी होता है उसको यूजर के लिए बनाया जाता है। पहली बात तो है कि यूजर जो होगा उसके लिए बनाया जाता है, फिर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के लिए, और उसके बाद जो एक्सटर्नल लोग होते हैं हमारे, जो हमसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए भी पॉलिसी के बारे में चर्चा की रहती है। तो हायरार्की में 3 बातें आती है। यूजर के लिए कि यूजर करने का जो कंडीशन है उन सबको बात बताया जाएगा यूजर पॉलिसी में बताया जाएगा। और सेकंड कि एक्सेप्टेबल यूज, कौन कौन सा, मतलब जैसे आपका इंटरनेट लगा हुआ है तो आप कितना यूज कर सकते हो, किस किस काम के लिए यूज कर सकते हो, तो उसका जो है यहाँ पर पॉलिसी में बताया गया रहता है, ठीक है। तो यूजर पॉलिसी, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हायरार्की में आता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में आता है आपका एनओसी। एन का मतलब क्या हो गया, नेटवर्क एंड सिस्टम की सिक्योरिटी की पॉलिसी। एन का मतलब नेटवर्क एंड सिस्टम की सिक्योरिटी की पॉलिसी, ठीक है। ये बताई गई रहती है ऑर्गेनाइजेशन में, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी करने के लिए। एस का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी पॉलिसी, यहां पर केवल नेटवर्क के लिए, यहां पर अदर सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। तो अदर सिक्योरिटी की पॉलिसी। और उसके बाद थर्ड वाला हो गया यहां पर एनओसी, ठीक है। तो ओ से मतलब यहां पर अदर सिक्योरिटी पॉलिसी कह सकते हैं। और सी का मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी। कई तरह की इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई किया जाता है, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, ये तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की क्या पॉलिसी होगी, तो इन सब के बारे में यहां पर पॉलिसी में बताया गया रहता है। और एक्सटर्नल लोगों के बारे में, यानी कि एक्सटर्नल लोगों को हमारे इंटरनल नेटवर्क से या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बाउंड्री से कैसे कनेक्शन मिलेगा, तो उसका क्या क्या कंडीशन होगा, तो कंडीशन ऑफ कनेक्शन। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड देयर हायरार्की के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसी के कंपोनेंट्स जो होते हैं, अगर आपको याद नहीं रहा तो आपको एग्जाम में दीदी की याद आएगी, ठीक है। तो कंपोनेंट्स होते हैं, दीदी से आप पूछोगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि आपके बगल में जो लड़की बैठी है उसको उस वक्त आप दीदी बोलोगे, भले ही बाद में बोलो ना बोलो, लेकिन उस वक्त जरूर दीदी को बोलोगे। दीदी को क्या बोलोगे कि दीदी हमें बताओ कि कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी जो होती है वो क्या क्या हो सकती है। मतलब जस्ट इमेजिन करना है आपको, याद करवाने के लिए मैं ये कहानी बता रहा हूं, ठीक है। मान लो कि आपकी दीदी जो है वो लेडी सिंघम है, ठीक है। वो लेडी सिंघम है और वो आईएसआई के ऑडिटर को क्या बोलती है, आईएसआई के ऑडिटर को बहुत पीटती है, बोलती है कि भैया तुमने बीसीपी और लीगल कंप्लायंस जो होता है वो ठीक से नहीं किया है, ऑडिटिंग तो हम ऑडिटिंग वगैरह सब नहीं कर पाया ठीक से, ठीक है। तो वो सारी चीजें पूछती है। तो डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब यहां पर होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसमें टारगेट ऑडियंस को बताया जाता है। डी का मतलब पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डी का मतलब डॉक्यूमेंट, हमेशा डी का मतलब डॉक्यूमेंट ही होता है, ठीक है, मेरे मेमोरी टेक्निक में अक्सर, ठीक है। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसमें टारगेट ऑडियंस को बताया जाता है कौन है आखिर इस पॉलिसी का टारगेट ऑडियंस। आई का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी, सिक्योरिटी का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और क्या पॉलिसी होगी सिक्योरिटी का। उसके बाद डी का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डी का मतलब हो गया डॉक्यूमेंट क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा और क्या क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा और क्या क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। और आई का मतलब हो गया इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो आपका डिस्क्रिप्शन है, इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का डिस्क्रिप्शन। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हम लोगों ने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां पर देखा इंसिडेंट मैनेजमेंट, और डी का मतलब डॉक्यूमेंट और दूसरे डी का भी मतलब डॉक्यूमेंट। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट का टारगेट ऑडियंस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बताया जाएगा कि भैया टारगेट ऑडियंस कौन कौन है, किसके किसके लिए एक्चुअली ये पॉलिसी बनाई जा रही है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने हायरार्की में देखा, यूजर के लिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नेटवर्क के लिए, ठीक है, और उसके बाद एक्सटर्नल लोगों के लिए, तो उनका टारगेट ऑडियंस के बारे में बताया जाएगा ये डॉक्यूमेंट में। आई का मतलब हम लोगों ने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी क्या होगा। तीसरे डी का मतलब क्या हो गया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या मेंटेन करना है और क्या क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। और आई का मतलब हो गया इंसिडेंट रिपोर्ट सिस्टम डिस्क्रिप्शन में इंसिडेंट रिपोर्ट जो होगा। अब दीदी आपकी कौन है, लेडी सिंघम है और उसने किसको पीटा, उसने पीटा आईएसआई को पीटा, ठीक है। आई का मतलब क्या हो गया इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम,
आई का मतलब इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, ये इंसिडेंट से रिलेटेड जो भी इन्वेंट्री होगी उसको मेंटेन करने के लिए था, और ये आई का मतलब हो गया इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। एस का मतलब सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, तो हायरार्की में भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा था, सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। और तीसरे आई का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन एसेट्स की इन्वेंट्री और क्लासिफिकेशन का वर्णन, इंफॉर्मेशन एसेट्स की जो आपका क्लासिफिकेशन होगा और इन्वेंट्री होगा उसका वर्णन। तो डी का मतलब हम लोगों ने एक बार देखा था डॉक्यूमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट किस चीज का कि कौन कौन टारगेट ऑडियंस है। दूसरे डी का मतलब हम लोगों ने देखा था कि डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपको कौन कौन से मेंटेन करने पड़ेंगे और क्या क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है। आई का मतलब हम लोगों ने देखा था यहाँ पर सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे रिलेटेड जो भी पॉलिसी होगी वो। उसके बाद यहाँ पर आई का मतलब इंसिडेंट मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पर आई का मतलब इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, और यहाँ पर आई का मतलब इंफॉर्मेशन एसेट्स की इन्वेंट्री और क्लासिफिकेशन। उसके बाद किसको पीटा, आईएसआई के लिए क्यों पीटा, बीसीपी को, बीसीपी ठीक से नहीं कर रहा था, यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, लीगल कंप्लायंस ठीक से नहीं कर पा रहा था, लीगल कंप्लायंस और ऑडिटिंग। तो यहां पर क्या बोलता है कि मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट, इस तरह से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को रिवाइज किया। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले कंसेप्ट के बारे में। हमारा अगला कंसेप्ट बताता है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। इंफॉर्मेशन सिस्टम पॉलिसी हम लोगों ने देख लिया, आप कंट्रोल की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल आते के साथ आपको CIA भंग होना याद आना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी भंग होने के लिए आप कंट्रोल लगाते हो, यानी कि सिक्योरिटी लगाते हो। ऑब्जेक्टिव यहां पर हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के क्या ऑब्जेक्टिव है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, और इन सब के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या बनाना पड़ता है, आपको पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है वो आज के डेट में की इनेबलर है, यानी कि आपके बिजनेस का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। क्या है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर? टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज के टाइम पर जो आपका टेक्नोलॉजी जो होता है उस पर सारा बिजनेस आपका डिपेंड करता है, डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है, और डिसीजन मेकिंग जो होता है उसी पर बिजनेस का सक्सेस आपका डिपेंड करता है। अब जाहिर सी बात है कि सारी की सारी चीजों के लिए आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। तो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम जब आपका अच्छा रहना चाहिए तो उसके लिए आपको कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, ताकि आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल लगाया जा सके। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि नीड के बारे में हम लोगों ने देखा कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में, आप पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और स्टैंडर्ड बनाते हो। अब जो प्रोसीजर बनाओगे आपका, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में कुछ गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल प्रोसीजर, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ गाइडलाइंस जो है वो दिए जाते हैं। तो आप डॉक्टर के लिए पॉलिसी बनाओ, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, यानी कि डॉक्टर पर कंट्रोल लगाने के लिए पॉलिसी लगाओ। ज्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं आजकल, मान लो कि नशे में इलाज करते हैं, यानी कि सोडा पीकर इलाज करते हैं, तो आप क्या बोलते हो कि भैया सोडा पीकर ऑपरेशन करने का पाप बंद करो, सोडा पीकर ऑपरेशन करने का पाप बंद करो। किसको आप बोलते हो हमारी कहानी में? गाइडलाइंस के रूप में आप याद रखोगे, सोडा पीकर ऑपरेशन करने का पाप बंद करो, यानी कि BND, बंद को आप BND से इंडिकेट करते हो। नहीं तो आप अटैक जो होता है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, हम आप पे ऐसा अटैक करेंगे कि आप उससे प्रोटेक्ट और डिटेक्ट नहीं कर पाओगे अटैक को, ठीक है। तो सोडा पीकर, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन को बताना है, ठीक है। पहला गाइडलाइंस क्या हो गया, स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन, ठीक है, स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन पहला गाइडलाइंस हो गया। ओ का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मैनेज करना है, वो गाइडलाइंस में आपको बताना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कैसे कैसे मैनेज करना है और कैसे कैसे स्टेबल बनाए रखना है, ठीक है। एस का मतलब स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन बनाना है कि कंट्रोल के लिए क्या स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन होगी। डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब हो गया सिस्टम को डेवलप करना और चेंज कंट्रोल के बारे में। डी का मतलब सिस्टम डेवलपमेंट और चेंज कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट एंड चेंज कंट्रोल, ठीक है। और ए का मतलब यहां पर क्या हो गया, एक्सेस करने का मैकेनिज्म, ठीक है। आईटी रिसोर्सेज पर और प्रोग्राम पर कैसे कैसे एक्सेस करोगे, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, इन सब के बारे में पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये आप गाइडलाइंस दे रहे हो कि भाई कंट्रोल लगाने के लिए इन सब चीजों को ध्यान रखो। स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन को बताना पड़ेगा आपको। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूरा डिटेल डिफिनेशन देना पड़ेगा, और सिस्टम को डेवलप करना और चेंज कंट्रोल के बारे में, ठीक है, डेवलप एंड चेंज कंट्रोल। और ए का मतलब एक्सेस का मैकेनिज्म आईटी रिसोर्सेज और प्रोग्राम पर। इन सब चीजों को बार बार आप देखोगे तो आपको याद होगा। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बड़े आसानी से याद होते हैं और कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको डिफिकल्ट होता है याद करना, इसको बार बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन के बारे में। तो आईएस ऑपरेशन प्रोसीजर, जो यूजर के लिए, जो यूजर कैसे कैसे ऑपरेशन करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके बारे में आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। आप उसके रिस्पेक्ट में भी कंट्रोल होना चाहिए। यूजर का मतलब यूजर का पासवर्ड होना चाहिए, यूजर का आईडी वगैरह सब होना चाहिए, फिजिकल, लॉजिकल और अदर तरह के
कंट्रोल अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। एस का मतलब हम लोग ने देखा स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन, ओ का मतलब देखा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट के बारे में, उसके बाद डी का मतलब देखा सिस्टम डेवलपमेंट और चेंज कंट्रोल के बारे में, और ए का मतलब एक्सेस का मैकेनिज्म और रिसोर्स और प्रोग्राम पर जो यूजर एक्सेस करेगा उसके यूजर ऑपरेट करेगा तो ऑपरेशन। पाप बंद करो, पी का मतलब क्या हो गया प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट फंक्शन, प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट फंक्शन, उसके बारे में भी कंट्रोल होना चाहिए। प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट फंक्शन के बारे में ये भी प्रोसीजर में आना चाहिए आपका। ए का मतलब क्या हो गया क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर, और पी का मतलब फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, पी का मतलब फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। बंद का बी का मतलब बीसीपी एंड डीआरपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी सिस्टम, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, बीसीपी एंड डीआरपी। ठीक है। एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन के बारे में आपको यहाँ पर प्रोसीजर में बताना पड़ेगा। डी का मतलब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना पड़ेगा, और अटैक का मतलब बताना पड़ेगा इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू आईएस कंट्रोल प्रोसीजर, सोडा पीकर ऑपरेशन करने का पाप बंद करो नहीं तो तेरे पे मैं अटैक कर दूंगा, डॉक्टर को आप बोलते हो, ऐसा गाइडलाइंस आपको देते हो। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल प्रोसीजर, बेटा कंट्रोल करो डॉक्टर। तो ध्यान रहे आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट में से आता है, ट्रिपल स्टार पॉइंट में से आता है, जो कि आप भूल जाओगे अगर एग्जाम में पूछ दिया तो एस का मतलब क्या हो गया स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन, ठीक है, उसको बताना है। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, आपका क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना है। डी के बारे में सिस्टम को डेवलप करने का और चेंज करने का मैकेनिज्म बताना है, और ए का मतलब एक्सेस जो करेगा यूजर, ओ का मतलब ऑपरेशन जो करेगा यूजर, ऑपरेट जो करेगा, पी का उसके बारे में आपके प्रोसीजर होनी चाहिए, पी का मतलब प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट फंक्शन, क्यू का यहाँ पर ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में यहाँ पे प्रोसीजर होना चाहिए। पी का मतलब फिजिकल कंट्रोल प्रोसीजर, ठीक है, फिजिकल कंट्रोल प्रोसीजर। बी का मतलब बीसीपी एंड डीआरपी, एन का मतलब नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, डी का मतलब डाटा एडमिनिस्ट्रेशन, और अटैक मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्ट करने की कोशिश। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल के बारे में। जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल होता है उसके ऑब्जेक्टिव को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। याद रहे कि आप कंफ्यूज मत करना, पूछेगा यहाँ पर अगर मान लो एग्जाम में आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम आईएस सिक्योरिटी पर का जो ऑब्जेक्टिव होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव, तो आपको लिखना है CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया यहां पर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव, तो 3 एस्पेक्ट में आपको आंसर लिखने हैं। सम कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर, कुछ कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर क्या क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका कंट्रोल का, एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करना। ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, ई फॉर ई, ठीक है। एक्सपोजर का मतलब एक्सटेंट ऑफ लॉस, अगर आपका रिस्क जो होता है या थ्रेट अगर मेटेरियलाइज हो जाए तो फिर क्या एक्सपोजर हो सकता है, किस प्रकार का फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो एक्सटेंट एंड एक्सपोजर ऑफ लॉस, ठीक है। तो मतलब क्या बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ लॉस, अगर रिस्क मेटलाइज हो जाए तो उसको एक्सपोजर बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल क्या है, कुछ कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर से बचना, ठीक है। उसके बाद सम क्रिटिकल कंट्रोल लैकिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट, कुछ क्रिटिकल कंट्रोल कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में अक्सर लैकिंग रह जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ क्रिटिकल कौन कौन से ऐसे कंट्रोल हैं जो लैकिंग रह जाते हैं। और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव सर्व 2 मेन पर्पस, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 2 पर्पस को मुख्य रूप से यहाँ पर आपका सर्व करता है। इन तीनों के बारे में ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल डिपेंड अपन कितने मार्क्स का आता है उस हिसाब से आप तीनों लिखोगे या फिर केवल ये वाला लिखोगे, 2 मेन पर्पस वाला बात लिखोगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आता है उस हिसाब से, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं सम कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर के बारे में। सम कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर के बारे में अगर आप बात करते हो तो एक्सपोजर से बचना यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर जो देखते हैं जो कि डाटा, प्रोसीजर, प्रोसेस या अकाउंटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। किसी चीज के रिस्पेक्ट में होता है, ध्यान रहे डाटा सब में आप पॉइंट देखोगे, ये एक्सपोजर में सब में पॉइंट देखोगे डाटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर जो आपका बिजनेस का प्रोसीजर है, प्रोसेस है और अकाउंटेबिलिटी है, उन सब के रिस्पेक्ट में जो होता है वो कुछ कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर के बारे में बताया गया है। अब यहाँ तक जहाँ तक बात करते हैं तो इन सब में आपका पहला कैटेगरी है एरर और ओमिशन, ठीक है। एरर और ओमिशन, ठीक है। यहाँ पर कुछ छूट सकता है, एरर हो सकता है या फिर कुछ छूट सकता है, ओमिशन हो सकता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर में आता है कि यहाँ पर बोलता है इम्प्रॉपर ऑथराइजेशन और इम्प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी, ऑथराइजेशन ही सही नहीं हुआ तो ये भी जो होता है एक्सपोजर आपका हो सकता है। और इनएफिशिएंट एक्टिविटीज, थर्ड वाला हो गया आपका इनएफिशिएंट एक्टिविटी। तो सम कैटेगरी ऑफ एक्सपोजर, तो आपने EIA करके गाना सुना होगा, मस्त मूवी का जो उर्मिला मातोंडकर गाती है, वो कुछ ज्यादा ही एक्सपोजर कर रही थी इसीलिए मूवी फ्लॉप कर गया। तो EIA, ठीक है, इस तरह से आप बोलोगे इसको, यानी कि एरर और ओमिशन, इंप्रूवमेंट मतलब ऑथराइजेशन का जो आपका इम्प्रॉपर ऑथराइजेशन जो होता है और इम्प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और इनएफिशिएंट एक्टिविटीज किसके रिस्पेक्ट में, तो डाटा, प्रोसीजर,
प्रोसेस और अकाउंटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग बात करते हैं कि सम क्रिटिकल कंट्रोल लैकिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट। कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में कुछ क्रिटिकल कंट्रोल लैकिंग रह जाता है, इसकी कहानी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपका मान लो कि आपके कंपनी का मैनेजर है, उसका नाम है पोपट। ठीक है, उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो उसमें कमी थी उसके अंडरस्टैंडिंग में, इसलिए वो कंप्यूटर के फ्रेम के अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद ना वो बंद हो गया। ठीक है, कुछ दिनों के बाद जब वो बाहर आया तो काफी वो वीक हो चुका था। ठीक है, जब बहुत वीक हो चुका था क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बंद रह गया काफी दिनों तक, बेचारा कंप्यूटर फ्रेम के अंदर बंद रह गया। ठीक है, अगर बेचारा वो नॉलेज लेकर जाता, वो पोपट लाल जो है नॉलेज लेकर जाता और अवेयरनेस लेकर जाता तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी उसको नहीं होती और कुछ कंट्रोल फीचर्स का उसको साथ में पता होता तो वो इन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करके फ्रेम के अंदर बंद नहीं होता। ठीक है, तो क्रिटिकल कंट्रोल का लैकिंग था उसके दिमाग में। ठीक है, कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में, इसलिए वो फंस गया कंप्यूटर फ्रेम के अंदर में। सारी बातों को हम देखेंगे, मैं कहानी को यहाँ पर ज्यादा डिटेल में सुना नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने जल्दी में आपको कहानी सुनाई। सबसे पहले हम लोगों ने देखा मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो आपका पोपट लाल था उसकी अंडरस्टैंडिंग में कमी थी। तो सबसे पहला क्रिटिकल कंट्रोल लैकिंग क्या होता है कि रिस्क के बारे में एक्चुअली मैनेजमेंट को पता ही नहीं होता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉपर रिस्क होता है। तो कंप्यूटर के सारे रिस्क और कंट्रोल को मैनेजमेंट नहीं समझता है, तो अंडरस्टैंडिंग की कमी थी उस पोपट लाल में। ये हम लोगों ने देख लिया कि रिस्क एंड कंट्रोल को वो समझता नहीं था। उसकी वजह से क्या हो गया कि आप क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर फ्रेम के अंदर बंद हो गया, यानी कि फ्रेम का मतलब क्या हो गया, एब्सेंस या फिर इनएडिक्वेट फ्रेमवर्क। जो कंट्रोल का फ्रेमवर्क होना चाहिए उसका एब्सेंस होता है या इनएडिक्वेट होता है। उसके बाद वो फ्रेम के अंदर बंद हो गया तो बेचारा वो अंदर में रह के बहुत दिन तक वीक हो गया, यानी कि एब्सेंस या फिर वीक जनरल कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। एब्सेंस होता है या कंट्रोल का, या तो फ्रेम ही नहीं होता है, ठीक है, या इनएडिक्वेट होता है, या फिर वीक होता है आपका कंट्रोल और जनरल कंट्रोल और इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, जनरल कंट्रोल और इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, या फिर एब्सेंस होता है। ठीक है, वो बेचारा नॉलेज एंड अवेयरनेस लेकर जाता तो, पोपट लाल नॉलेज एंड अवेयरनेस लेकर जाता तो, ठीक है, तो स्टाफ और बिजनेस यूजर के बीच नॉलेज और अवेयरनेस की कमी रह जाती है। स्टाफ और बिजनेस यूजर के बीच अगर वो नॉलेज लेकर जाता तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी उसको नहीं होती, मतलब वो कुछ कंट्रोल जानता जिससे वो बाहर निकल सकता था कंप्यूटर को खोलकर। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में जो आईटी का स्ट्रक्चर होता है उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब कैसा कंट्रोल लगाना है उसका एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाई टेक्नोलॉजी जो होता है, हाई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के अंदर हाई टेक्नोलॉजी थी तो पोपट लाल समझ नहीं पाया। तो यहाँ पर बोलता है कि लैक ऑफ कंट्रोल फीचर, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हाई टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर ले तो उतनी कि आपको उतना उसका जरूरत भी नहीं होता, फिर भी आप यूज़ कर ले तो प्रॉपर्ली, जितनी टेक्नोलॉजी बड़ी यूज़ कर ले तो उस हिसाब से आप कंट्रोल नहीं लगा पाते हो तो प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट तो भाई जाहिर सी बात है कि आपकी टेक्नोलॉजी जो होती है, घुमा फिरा के सब में एक ही बात हो गया कि आपका इनएप्रोप्रिएट रह जाता है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी सही लगाया होता तो कंट्रोल आपका सही लगता। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट देखा कुछ क्रिटिकल कंट्रोल लैकिंग में कंप्यूटर जो होते हैं उसके सारे रिस्क और कंट्रोल को मैनेजमेंट की समझ ही नहीं होती है मैनेजमेंट के पास। फिर एब्सेंस या इनएडिक्वेट फ्रेमवर्क होता है, एब्सेंस या वीक जनरल कंट्रोल होता है, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल होता है, नॉलेज और अवेयरनेस की कमी होती है स्टाफ के बीच में या फिर बिजनेस यूजर के बीच में, और जो टेक्नोलॉजी होता है उसको कॉम्प्लेक्स होता है इंप्लीमेंट करना तो उस पर कंट्रोल का हाथ लगाएगा। फिर बोलता है कि हाई टेक्नोलॉजी के कारण जो होता है कंट्रोल की लैकिंग रह जाती है, या फिर इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी या सिक्योरिटी आप लगाते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि दो पर्पस कौन कौन से सॉल्व होते हैं। द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव सर्व्स टू मेन पर्पस, क्या क्या दो पर्पस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं कि पुलिस बेंच पर बैठा हुआ है तो दो पर्पस सॉल्व कर लो आप उससे जाके, पुलिस बेंच पर बैठा हुआ। तो पुलिस का मतलब हमारा हो गया पॉलिसी, आउटलाइन करना है मैनेजमेंट की पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में। आपका जो है कंट्रोल से क्या करना है, दो मेन पर्पस जो होता है वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव सर्व करता है आपको। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आपका क्लियरली डिफाइंड है तो ये पॉलिसी जो होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आउटलाइन करता है। बेंच का मतलब क्या होता है कि एक बेंचमार्क सेट करके देता है ताकि आप कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को आप पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो उसको इवेलुएट किया जा सके, एक बेंचमार्क सेट करके देता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में। इंटरनल कंट्रोल जो होता है, आपने सार्बन ऑक्सिलरी एक्ट पढ़ा होगा, सार्बन ऑक्सिलरी एक्ट, ठीक है, आपके ऑडिटिंग के सिलेबस में, उसमें आपने देखा होगा कोसो के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका कोसो मतलब क्या हो गया, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब ये कमिटी यूएस में बनाई गई थी, यूएस में कई सारे अकाउंटिंग एसोसिएशन ने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया, इस कमिटी को। ठीक है, कई सारे अकाउंटिंग एसोसिएशन ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था कुछ साल पहले, क्योंकि कुछ साल पहले वर्ल्डकॉम, इनरॉइन, इन सब जैसे अकाउंटिंग फ्रॉड कैसे बहुत सारे हुए थे। इसकी वजह से ये जो है कोसो कमिटी एस्टेब्लिश की
की गई थी। अब जो कोसो कमेटी होती है वो इंटरनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट पर काफी फोकस करती है, ठीक है, गवर्नेंस, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट पर। इसके बारे में लोगों ने काफी चर्चा की हुई है, आपके चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोगों ने काफी चर्चा की हुई है। तो यहाँ पर बात करते हैं 5 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, ठीक है, आप इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में 5 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि आप चैप्टर नंबर 1 में भी देख चुके हैं। बाबू भाई की कहानी हम लोग ने देखा था। बाबू भाई क्या बोलता है कि इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल पे होगा, बाबू भाई को बोलते हो तो आपको बाबू भाई क्या बोलता है कि एड़ा समझ रखा है क्या, एड़ा IM, ठीक है, तो एड़ा IM, ठीक है। तो ये कोसो के हिसाब से 5 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। ई का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट पहला क्या बोलते हैं 5 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट, ये कंपोनेंट पहला होता है इन्वायरमेंट, दूसरा होता है रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल के लिए दूसरा कंपोनेंट होता है रिस्क असेसमेंट, प्रॉपर लगाना है, ठीक है। ए का मतलब होता है कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज। आई का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। और एम का मतलब क्या होता है, मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर क्या हो गया, एड़ा IM। ई का मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट, आर का मतलब रिस्क असेसमेंट, और सी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सी का मतलब आपका कम्युनिकेशन, सी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, सॉरी आई का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो गया, और सी का मतलब कंट्रोल एक्टिविटीज हो गया, ए का मतलब यहाँ पर एक्टिविटीज हो गया, ए का मतलब एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग। तो ई से इन्वायरमेंटल, उसके बाद आर से रिस्क असेसमेंट, ए से आपका कंट्रोल एक्टिविटीज, और आई से क्या हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, और एम से मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट के बारे में हमने देखा, ठीक है। कोसो ने बताया है ऐसा आपको, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इम्पैक्ट, यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनल कंट्रोल, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट इंटरनल कंट्रोल पे, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल पर टेक्नोलॉजी का क्या क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि टेक्नोलॉजी आने से लोगों का क्या ध्यान हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, यानी कि यहाँ पर इम्पैक्ट क्या हुआ कि इम्पैक्ट के बारे में आपको बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं कि पैसा पर कम ध्यान दो, ठीक है, राम पर ध्यान दो, यानी कि अल्लाह, ईश्वर, अकबर, जिस पर भी ध्यान देना, भगवान पे ध्यान दो, ठीक है। पैसा पर कम ध्यान दो, लेकिन राम पर ध्यान अपना कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। पैसा पर कम ध्यान कॉन्सेंट्रेट करो। अब राम पर कॉन्सेंट्रेट करोगे तब आपकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी बनी रहेगी, यानी कि पढ़ाई में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बड़े सीए बन के पैसा कमाना, उस पर ध्यान ना दो, राम पर कॉन्सेंट्रेट करो ताकि आपका परफॉर्मेंस जो है अच्छा बना रहे। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को डेलीगेट मत करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट मत करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटरनल कंट्रोल के बारे में हम लोगों ने देखा। पी का मतलब क्या हो गया, पर्सनल। तो पर्सनल जो होता है वो हमेशा कॉम्पिटेंट और ट्रस्ट वर्थी होना चाहिए, ठीक है, जो कि टेक्नोलॉजी को समझता हो, और वो केवल विश्वास लायक नहीं, वो टेक्नोलॉजी को समझने वाला होना चाहिए। बेवकूफ को तो उठा के मत लाओ। तो पर्सनल की बात किया हम लोगों ने। एस का मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या करते थे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करने का अलग तरीका होता था, लेकिन इंटरनल कंट्रोल के लिए टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में आपका सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करने का दूसरा तरीका होगा। तो जहां भी आपको समझ में आए पॉइंट को डील करते वक्त, वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप ट्रेडिशनल सिस्टम से कंपेयर करके लिख दोगे कि ट्रेडिशनल में कैसा होता था जब कंप्यूटर नहीं था, तो ठीक है, और कंप्यूटर रहेगा तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कैसे करेंगे। ए का मतलब क्या हो गया, ऑथराइजेशन प्रोसीजर। पहले साइन वाइन लेके करते थे, लेकिन अब रेंज वगैरह सब डिसाइड करके एक ही बार में ऑथराइजेशन ले लिया जाता है, बार बार ऑथराइजेशन नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद राम पर, आर का मतलब क्या हो गया, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट जो होता है वो एडिक्वेट वॉल्यूम में मेंटेन करना। ए का मतलब क्या होता है, एसेट्स एंड रिकॉर्ड पर जो है फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए, एसेट्स एंड रिकॉर्ड पर फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए। एम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एम का मतलब हो गया आपका मैनेजमेंट सुपरविजन की एडिक्वेसी होनी चाहिए, मैनेजमेंट सुपरविजन की एडिक्वेसी होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, ये कंसंट्रेशन पॉइंट जो होता है वो आपके जो नवंबर 2016 वाली स्टडी मेटेरियल में हटा दिया गया, पहले वाली स्टडी मेटेरियल में दिया हुआ था, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि ट्रांजैक्शन फाइल और मास्टर फाइल को, ट्रांजैक्शन फाइल से आप मास्टर फाइल को अपडेट करते चले जाते हो, ठीक है। तो आपको इस बात पर कंसंट्रेट करना है कि जो ट्रांजैक्शन फाइल से मास्टर फाइल अपडेट करने का सिस्टम जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब उन सिस्टम पर आपको इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर उस पर इंटरनल कंट्रोल अच्छा रहेगा तभी ट्रांजैक्शन फाइल से मास्टर फाइल जो होता है उस तक में पहुंचने में डाटा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो उस पर आपको कंसंट्रेशन ज्यादा करना है इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में। परफॉर्मेंस, तो हर किसी के परफॉर्मेंस पर इंडिपेंडेंट चेक रहना चाहिए, ऐसा इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजी आने के कारण ऐसा सिस्टम में बदल गया, पहले कुछ और तरीका अपनाता था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने परफॉर्मेंस किसी से कंपेयर मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि पैसा पर कम, राम पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, अपने परफॉर्मेंस किसी को कंपेयर मत करो, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को डेलीगेट मत करो। आपके बड़े बुजुर्ग आपको
को बोल रहे हैं। तो कंपेयर का मतलब क्या हो गया, फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब क्या बोलते हैं, आपका जो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है और एसेट्स की जो अकाउंटेबिलिटी है उन दोनों को कंपेयर करके आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं कि डेलीगेशन, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट मत करो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का डेलीगेशन हर पर्सपेक्टिव से, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का डेलीगेशन हर पर्सपेक्टिव से। तो आपने देखा यहाँ पर पी का मतलब क्या हो गया, कंपिटेंट एंड ट्रस्टवर्थी पर्सनल होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। उसके बाद यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के बाद हम आपने देखा कि पैसा, यानी कि ए का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऑथराइजेशन प्रोसीजर, ऑथराइजेशन प्रोसीजर। उसके बाद आर का मतलब रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स की एडिक्वेसी। उसके बाद ए का मतलब क्या हो गया, रिकॉर्ड एंड एसेट्स पर फिजिकल कंट्रोल। एम का मतलब क्या हो गया, एम का मतलब मैनेजमेंट सुपरविजन की एडिक्वेसी। और उसके बाद कॉन्सेंट्रेट का मतलब ट्रांजिशन फाइल से अपडेट फाइल करने वाला प्रोग्राम जो होता है उस पर इंटरनल कंट्रोल काफी अच्छा होना चाहिए। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया, हर किसी के परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में आपको इंडिपेंडेंट चेक करना पड़ेगा। कंपेयर का मतलब क्या हो गया, फिजिकल वेरिफिकेशन करके, यानी कि रिकॉर्ड को और एसेट्स को दोनों को आपस में कंपेयर करके देखना है कि अकाउंटेबल है कि नहीं। डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट करने का क्राइटेरिया जो होता है हर तरीके से बदल गया। इस तरह से इंटरनल कंट्रोल के बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्लासिफाई करने का 3 प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल को। पहला होता है ऑब्जेक्टिव के आधार पर। ऑब्जेक्टिव के आधार पर आप बांट सकते हो पीडीसी कंपनसेटरी, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव अनकंपनसेटरी कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल के आधार पर आप पीडीसी कंपनसेटरी 4 पार्ट में बांट सकते हो। आईएस रिसोर्सेज का नेचर है, अलग अलग प्रकार का नेचर है, किसी में आग लग सकता है तो कोई किसी को कोई हैक कर सकता है। तो आपका इन्वायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, 3 प्रकार से आईएस रिसोर्सेज पर कंट्रोल को आप डिवाइड कर सकते हो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल पर। और ऑडिट फंक्शन के हिसाब से मैनेजरियल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल, ये मैनेजरियल कंट्रोल एंड देयर कैटेगरीज में नवंबर 16 वाली स्टडी मेटल में अमेंडमेंट आया हुआ है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान रहे, ये आपको चार्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों को देखने के बाद हमारी पिक्चर पूरी खत्म हो जाएगी चैप्टर नंबर 3 की। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव एंड कंपनसेटरी कंट्रोल, नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज के हिसाब से इन्वायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, और ऑडिट फंक्शन के हिसाब से मैनेजरियल और एप्लीकेशन कंट्रोल। हम लोग अगले वीडियो में यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे।